दोस्तों आज हम लर्निंग डिसेबिलिटी यानी अधिगम अक्षमता से संबंधित 30 प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। सारे प्रश्न आपके एग्जाम के हिसाब से बहुत ही अच्छे वाले प्रश्न हैं। तो बढ़ते हैं अपन पहले प्रश्न की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, लर्निंग डिसेबिलिटी को किस श्रेणी में रखा जाता है? लर्निंग डिसेबिलिटी यानी अधिगम अक्षमता जो होती है इसे किस श्रेणी में रखा जाता है? तो दोस्तों इसे न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर की श्रेणी में रखा जाता है। सही आंसर इसका सी है। मानसिक रोग इसका इससे कोई संबंध नहीं है। बौद्धिक अक्षमता और भावात्मक विकार इसे किस में रखा जाता है? न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर में रखा जाता है। दूसरा प्रश्न, डिसलेक्सिया मुख्य रूप से किस क्षमता को प्रभावित करता है? तो दोस्तों डिसलेक्सिया जो बीमारी है ये किस प्रकार की क्षमता को प्रभावित करता है? तो ये दोस्तों पठन संबंधी क्षमता को प्रभावित करता है। ये एक प्रकार का पठन विकार है डिसलेक्सिया। तीसरा प्रश्न है हमारा, लर्निंग डिसेबिलिटी की पहचान करने के लिए विश्वसनीय आधार क्या है? दोस्तों अधिगम अक्षमता की पहचान के लिए सबसे विश्वसनीय आधार क्या है? तो वो है साइकोमेट्रिक असेसमेंट इसका मुख्य आधार है। शिक्षक का अवलोकन करना इससे कोई संबंध नहीं है। माता पिता की रिपोर्ट इससे भी कोई संबंध नहीं है। और मेडिकल टेस्ट इनका कोई संबंध नहीं है। लर्निंग डिसेबिलिटी के लिए सबसे अच्छा विश्वसनीय आधार है वो साइकोमेट्रिक असेसमेंट। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 के अनुसार स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी किस श्रेणी में आती है? दोस्तों इस एक्ट के अनुसार स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी किस श्रेणी में आती है? तो ये इसका दोस्त करेक्ट आंसर है इसका न्यूरो डेवलपमेंट डिसेबिलिटी इसका सही आंसर है। न्यूरो डेवलपमेंट डिसेबिलिटी इसकी श्रेणी में आता है स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी। दोस्तों स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी इसे हम आगे एसएलडी के नाम से जानेंगे। पांचवा प्रश्न, डिस्ग्राफिया से पीड़ित बच्चे में कौन सा लक्षण पाया जाता है? डिस्ग्राफिया से संबंधित जो पीड़ित बच्चा होता है दोस्तों उसमें लेखन की जो डिग्राफिया यानी कि लेखन संबंधी समस्या पाई जाती है। कौन सा लक्षण पाया जाता है? तो दोस्तों खराब हस्तलेखन उसमें पाया जाता है। सही आंसर इसका सी होगा। अगला, लर्निंग डिसेबिलिटी वाले बच्चों का आईक्यू सामान्यतः कितना होता है? दोस्तों जो बच्चे अधिगम अक्षमता से पीड़ित होते हैं उनका आईक्यू कितना होता है? तो दोस्तों एक प्रकार का सामान्य होता है या सामान्य से थोड़ा सा अधिक होता है लर्निंग डिसेबिलिटी वाले बच्चों का। डिसकैल्कुलिया किससे संबंधित है? दोस्तों डिसकैल्कुलिया एक गणित संबंधी विकार है। ये गणित से संबंधित है। निम्न में से कौन सा लक्षण एलडी का संकेत नहीं है? दोस्तों कौन सा संकेत एलडी यानी लर्निंग डिसेबिलिटी का नहीं है? तो दोस्तों वो है सामाजिक अलगाव। सामाजिक अलगाव जो है इससे लर्निंग डिसेबिलिटी से कोई संबंध नहीं। एलडी का संकेत कौन कौन से हैं? पढ़ाई में कठिनाई होना, गणना में त्रुटि होना, लिखने में समस्या आना, ये वाली जो समस्या है ये लर्निंग डिसेबिलिटी में आती है। और सामाजिक अलगाव लर्निंग डिसेबिलिटी का हिस्सा नहीं है। अगला है, लर्निंग डिसेबिलिटी और मानसिक मंदता में अंतर क्या है? दोस्तों लर्निंग डिसेबिलिटी और मानसिक मंदता में मुख्य अंतर क्या है? तो दोस्तों ये मुख्य अंतर होता है ये बुद्धि का अंतर होता है। कहीं का बुद्धि स्तर का इसमें मुख्य अंतर होता है। लर्निंग डिसेबिलिटी और मानसिक मंदता में व्यवहार का किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं होता है। सामाजिक कौशल में अंतर देखने को पाया नहीं जाता है। और आयु संबंधी भी इससे कोई इसका संबंध नहीं होता है। करेक्ट आंसर इसका बुद्धि के स्तर का अंतर होता है मुख्य रूप से मानसिक मंदता और लर्निंग डिसेबिलिटी में। रेमेडियल टीचिंग का उद्देश्य क्या है? दोस्तों रेमेडियल टीचिंग का उद्देश्य क्या है? तो सीखने की कमी को दूर करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है रेमेडियल टीचिंग का। अगला है, कौन सा सिद्धांत लर्निंग डिसेबिलिटी एलडी शिक्षण में उपयोगी है? तो दोस्तों इसमें बहुसंवेदी दृष्टिकोण वाला सिद्धांत जो है ये एलडी शिक्षण में उपयोगी है। 12वां प्रश्न, डिसलेक्सिया की पहचान किस अवस्था में बेहतर होती है? दोस्तों यहाँ पर अवस्था से संबंधित प्रश्न पूछा गया और इस टाइप का प्रश्न कई बार आता है। डिसलेक्सिया की पहचान किस अवस्था में होती है? तो दोस्तों ये जो होती हैं ये प्रारंभिक विद्यालय की जो अवस्था होती है, बालक विद्यालय में जाता है प्रारंभिक स्तर पर, उस समय डिसलेक्सिया की पहचान की जा सकती है। 13वां प्रश्न, इंक्लूसिव एजुकेशन का मूल सिद्धांत क्या है? तो इंक्लूसिव एजुकेशन का मूल सिद्धांत है दोस्तों समान अवसर उपलब्ध कराना। एलडी वाले छात्रों के लिए परीक्षा में कौन सी सुविधा उपयुक्त हैं? तो दोस्तों उनके लिए जो लर्निंग डिसेबिलिटी से ग्रसित छात्र होते हैं उनके लिए अतिरिक्त समय की छूट दी जाती है। उन्हें कुछ समय एक्स्ट्रा उन्हें प्रदान किया जाता है। अगला है, लर्निंग डिसेबिलिटी की पुष्टि कौन करता है? दोस्तों लर्निंग डिसेबिलिटी की पुष्टि करने का कार्य किसका है? तो ये पुष्टि करता है लर्निंग डिसेबिलिटी की क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो लर्निंग डिसेबिलिटी की पुष्टि करते हैं। इसमें कक्षा का जो शिक्षक होता
है वो इस बात की पुष्टि नहीं करता है, प्रधानाचार्य भी नहीं करता है और सामाजिक कार्यकर्ता का इससे कोई संबंध नहीं। कौन करता है एलडी की पहचान को? कौन करता है? क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो मनोवैज्ञानिक होते हैं वो करते हैं। एडीएचडी और एलडी में अंतर क्या है? तो दोस्तों एडीएचडी और एलडी में अंतर होता है ध्यान की समस्या का मुख्य इसमें अंतर होता है। लर्निंग डिसेबिलिटी का प्रभाव सबसे पहले किस पर पड़ता है? दोस्तों इसका सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है आत्मसम्मान पर। सही आंसर इसका बी होगा, आत्मसम्मान पर लर्निंग डिसेबिलिटी का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। मल्टी सेंसरी टीचिंग का अर्थ क्या है? दोस्तों मल्टी सेंसरी टीचिंग का अर्थ क्या होता है? तो उसका अर्थ होता है कई इंद्रियों का उपयोग करना। मल्टी सेंसरी टीचिंग का अर्थ होता है केवल दृश्य या श्रवण या रटने की विधि, इससे इनका इन्हीं से नहीं बल्कि कई इंद्रियों का प्रयोग होता है मल्टी सेंसरी टीचिंग में। 19वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा एलडी का कारण नहीं है? दोस्तों लर्निंग डिसेबिलिटी का कारण कौन सा नहीं है? तो इसमें न्यूरोलॉजिकल कारण बिल्कुल इसी से संबंधित कारण है। आनुवंशिक कारण भी हो सकता है, अधिगम अक्षमता, खराब शिक्षण, ये वाला नहीं है। मस्तिष्क विकार में अंतर, इसके कारण भी लर्निंग डिसेबिलिटी आती है। तो दोस्तों सही आंसर इसका खराब शिक्षण के कारण, अगर खराब शिक्षण दिया जाता है तो इसमें बच्चा एलडी में नहीं होता, बाकी पढ़ाने की समस्या होती है। तो सही आंसर इसका खराब शिक्षण। न्यूरोलॉजिकल कारण से भी एलडी का पता चलता है और आनुवंशिक कारण भी एलडी अधिगम अक्षमता आती है और मस्तिष्क विकार के कारण भी अधिगम अक्षमता देखने को पाई जाती है। अगला है 20वां प्रश्न, एलडी छात्रों के लिए सबसे उपयुक्त शिक्षण रणनीति क्या है? लर्निंग डिसेबिलिटी से ग्रसित जो छात्र होते हैं उनके लिए सबसे उपयुक्त शिक्षण नीति क्या है? तो दोस्तों वो है व्यक्तिगत निर्देशन। ये सबसे अच्छी, उपयुक्त और बेहतरीन शिक्षक रणनीति होती है। 21वां प्रश्न, डिस्ग्राफिया से ग्रसित छात्र के लिए सही उपाय क्या है? तो डिस्ग्राफिया से ग्रसित छात्र के लिए कौन सा उपाय सही है? तो उसके लिए मौखिक उत्तर की अनुमति प्रदान करना डिस्ग्राफिया से संबंधित छात्र के लिए सही उपाय होता है। लर्निंग डिसेबिलिटी की पहचान में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? तो दोस्तों शिक्षक जो होते हैं उनकी लर्निंग डिसेबिलिटी में पहचान के रूप में शिक्षक की प्रारंभिक संकेत को पहचानने के रूप में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। एलडी वाले बच्चों को कौन सा गुण सामान्यतः पाया जाता है? तो इन बच्चों में दोस्तों रचनात्मकता का गुण सामान्यतः पाया जाता है। किस कानून के तहत एलडी को दिव्यांगता माना गया है? तो दोस्तों कौन सा कानून था? वो तो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 जो है दोस्तों, ये भी कई बार पूछा गया है किस कानून के तहत, तो यही कानून है आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 के तहत एलडी वाले बच्चे को, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे को दिव्यांगता की श्रेणी में रखा गया है। अगला 25वां प्रश्न, लर्निंग डिसेबिलिटी का सबसे प्रभावी प्रबंधन है? तो दोस्तों इसको विशेष शिक्षा प्रदान करके, एक प्रकार से प्रभावी शिक्षा प्रबंधन करके विशेष शिक्षा के द्वारा लर्निंग डिसेबिलिटी को दूर किया जाता है। डिसकैलकुलिया वाले छात्र को किसमें कठिनाई होती है? तो दोस्तों डिसकैलकुलिया वाले जो छात्र होते हैं उन्हें गणित से संबंधी विकार है दोस्तों, और इसमें संख्या क्रम को पहचानने में बहुत कठिनाई होती है। एलडी छात्रों के लिए पाठ योजना कैसी होनी चाहिए? दोस्तों लर्निंग डिसेबिलिटी से संबंधित छात्र जो होते हैं उनके लिए पाठ योजना कैसी होनी चाहिए? तो उनके लिए पाठ योजना लचीले होनी चाहिए। अगला है 28वां प्रश्न, लर्निंग डिसेबिलिटी का सामाजिक प्रभाव क्या हो सकता है? तो दोस्तों लर्निंग डिसेबिलिटी जो होती है एलडी का सामाजिक प्रभाव क्या होता है? तो सामाजिक प्रभाव होता है आत्मविश्वास में कमी आना, इसका सामाजिक प्रभाव हो सकता है। शारीरिक दुर्बलता से, इसमें सामाजिकता से कोई संबंध नहीं होता। दृष्टि दोष और श्रवण दोष ये सामाजिक प्रभाव के अंतर्गत नहीं आते हैं। क्या आता है? आत्मविश्वास में कमी होना लर्निंग डिसेबिलिटी का सामाजिक प्रभाव हो सकता है। अगला है दोस्तों, एलडी से ग्रसित बच्चों के लिए कौन सा वातावरण उपयुक्त है? तो दोस्तों सहयोगात्मक वातावरण उपलब्ध कराना चाहिए एलडी से ग्रसित बालकों। उन्हें दबावयुक्त, प्रतिस्पर्धात्मक और उपेक्षात्मक माहौल नहीं दिया चाहिए, उन्हें सहयोगात्मक वातावरण प्रदान किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न, शिक्षक के लिए सबसे आवश्यक गुण क्या है एलडी वालों छात्रों के संबंध में? तो दोस्तों शिक्षक को एक प्रकार से धैर्य और संवेदनशील आचरण के साथ रहना चाहिए। दोस्तों मेरे द्वारा दी गई आपको जानकारी अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। टीचर एग्ज़ाम के हिसाब से ये सारे प्रश्न आपको मुझे लगता है कि काफ़ी मदद करेंगे। इस टॉपिक से संबंधित हम अगले वीडियो में सभी विकारों के बारे में चर्चा करेंगे। लर्निंग डिसेबिलिटी से संबंधित कौन कौन से विकार आते हैं अगले वीडियो में उसी के बारे में चर्चा करेंगे। मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।